प्रेम और संगीता की शादी को 1 साल गुजर चुका था। दोनों की लाइफ अभी तक काफी अच्छी कट रही थी, लेकिन अब औलाद ना होने का डर उनकी खुशियों को तार तार कर रहा था। संगीता, इतने डॉक्टर्स बदले, कितना पैसा खर्च किया, लेकिन हमें अभी तक संतान की खुशी नहीं मिल पाई। आखिर औलाद के बिना हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे? आप फिक्र मत कीजिए जी, जब दवाएं काम नहीं करती तो दुआएं साथ जरूर देती हैं। भगवान को मेरी गोद सुनी रखने का कोई अधिकार नहीं। संगीता ने ये बात बड़े ही रहस्यमय अंदाज में कही थी। प्रेम ने पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा तेज देखा था। खैर, अगले 2 महीने बाद ही उसको महसूस हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों की लाइफ में खुशियां दौड़ आई। संगीता, भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, वाकई सभी कुछ मेरी दुआओं का असर है। तभी संगीता किसी सोच में डूब गई। संगीता, कहाँ खो गई? कहीं नहीं। दिन गुजरे, महीने गुजरे और इस तरह वक्त कुछ ज्यादा ही गुजर गया। संगीता, 1 महीने पहले तुम्हें एडमिट किया था, 10 महीने हो चुके हैं। तुम्हारा पेट भी लगातार बढ़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब परेशान मत होइए, हो जाएगा। मुझे कोई तकलीफ थोड़ी हो रही है। अब उस दिन रात के समय संगीता को लेबर पेन शुरू हो गया। सभी डॉक्टर्स उसे आईसीयू वार्ड में लेकर गए। प्रेम बाहर खड़ा इधर से उधर कदम घुमाते हुए इंतजार कर रहा था। तभी उसके कानों में काएं काएं की आवाजें आने लगी। ये शोर कैसा हो रहा है? प्रेम भागकर बाहर गया। उसने गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो कई सारे कौवे काऊ काऊ करते हुए हॉस्पिटल के ठीक ऊपर गोल गोल घूम रहे थे। और सबसे खतरनाक बात, चांद पर उसी समय ग्रहण लगता नजर आ रहा था। ऐसी तो कोई न्यूज नहीं थी कि आज चंद्र ग्रहण होने वाला है, लेकिन ये सब। धीरे धीरे हवाएं भी तेज हो गई। कौवों की काऊ काऊ भी चरम सीमा पर आ गई और फिर चांद पूरी तरह से काला पड़ गया। उसके कानों में जोरों से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और बारिश होने लगी। अरे सर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आपको बेटी हुई है। और मेरी बीवी तो ठीक है ना? माँ और बेटी दोनों सलामत हैं। प्रेम तेजी से वार्ड की तरफ भागा। डॉक्टर्स बाहर निकल चुके थे। उसने देखा कि संगीता बेड पर पड़ी मुस्कुरा रही है। उसके पास ही एक पालने में उसकी नई जन्मी बच्ची लेटी है। मेरी प्यारी बच्ची। तभी उस बच्ची ने आंखें खोली जो लाल लाल चमक रही थी। ओह माय गॉड! प्रेम चौंक पड़ा। क्या हुआ? कोई अपनी बच्ची को देखकर ऐसे चीखता है क्या? मैंने देखा। उसकी बात बीच में ही रुक गई जब उसकी नजर फिर से बच्ची पर पड़ी जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी उसके कानों में सिस्टर्स की चीखें सुनाई दी। स्टाफ के 2 आदमी और प्रेम भागकर उनकी तरफ पहुंचे। उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के ठीक सामने 2 भेड़िए बैठकर शोर कर रहे थे, जिनके डर से उन सिस्टर्स ने चीखा था। हमारे हॉस्पिटल के पास दूर दूर तक ऐसे खूंखार जानवर देखने को नहीं मिलते। आज की रात घटा सब कुछ प्रेम को अजीब लग रहा था। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने हमारी सुन ली और मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगले कुछ ही दिनों बाद वो दोनों बच्चे समेत घर आ गए। उन्होंने उसका नाम नम्रता रखा। धीरे धीरे वक्त गुजरा। नम्रता अब काफी बड़ी हो गई थी। उसकी उम्र इस टाइम 5 साल थी। वो अपनी ही कॉलोनी के 2 बच्चों के साथ पार्क में थी। मैं लड़की हूँ, इसलिए पहले मैं झूला झूलूंगी। नम्रता झूले पर बैठी और विक्की ने मोंटू के कान में कहा। उन्होंने नम्रता को झुलाना शुरू किया। उसे झूला इतनी तेज झुलाने लगे कि वो काफी ऊपर जाने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। अरे तुम लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? और तेज झुलाओ। दोनों थोड़ी ही देर में बुरी तरह थक गए। झूला रुका और नम्रता उतर गई। तुम दोनों मुझे डराने के लिए ऊंचा झुला रहे थे ना, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। ऐसा कहकर नम्रता अपने घर में भाग गई। अब समय थोड़ा और गुजरा। नम्रता जवान होकर बहुत ही मॉडर्न और खूबसूरत हो गई।
ये उसका कॉलेज टाइम था और कई लड़के उस पर मरते थे। एक दिन नम्रता अपने घर को वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में रितेश खड़ा नजर आया। अरे रितेश, तुम यहाँ बीच रास्ते पर क्यों खड़े हो? रितेश उसके करीब आया और बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कॉलेज में सबके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ बोलना ठीक रहेगा। ये सुनकर नम्रता मुस्कुराई और स्कूटी से उतरी। बोलो, क्या बोलना है? आज वैलेंटाइंस डे है। सभी लड़कियों को किसी ना किसी लड़के ने प्रपोज किया। उन्हें देखकर तुम्हारा मन नहीं हुआ कि कोई तुम्हें भी प्रपोज करे? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लगता है तुम्हें फील हो रहा है। ये सुनकर रितेश अपने घुटनों पर आ गया। अरे नम्रता, मैं तुमसे उसी दिन से प्यार करता हूँ जब तुम्हें पहली बार क्लास में देखा था, लेकिन कहने की हिम्मत आज जुटा पाया हूँ। ओह, ये मुझे थोड़ा सडनली लग रहा है। तुम आराम से जवाब दे सकती हो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, कल कॉलेज के बाद मैं तुमको जहाँ बोलूंगी तुम वहाँ आ जाना। ये सुनकर रितेश बहुत खुश हुआ। फिर नम्रता भी वहाँ से चली गई। अगले दिन कॉलेज के बाद रितेश नम्रता के पास गया। जवाब का क्या हुआ? मुझे लगता है ठीक वैसी ही जगह रहेगी जैसी सुनसान जगह तुमने मुझे प्रपोज किया था। रितेश खुश हुआ और उसने नम्रता को बाइक पर बिठा लिया। फिर दोनों नम्रता की बताई एक जगह पर चले गए। ये रास्ता तो बहुत सुनसान है, चारों तरफ जंगल। आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? जब तक मैं रुकने को ना कहूँ चलते रहो। लड़की मैं हूँ या तुम? इतना क्यों डर रहे हो? अरे यही इसी घर के पास रोक दो। घर जंगल के बीचों बीच था, फिर भी रितेश हिम्मत दिखाते हुए उसके साथ घर के अंदर चला गया। ये घर अंदर से काफी अच्छा है, तुम यहाँ आती रहती हो क्या? रितेश ने इधर उधर नजरें घुमाई तो पाया कि वो घर में अकेला है। खिड़की के बाहर खड़ा कोई साया उसे देख रहा है। कौन है? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम कहाँ हो? सिर्फ आवाज आ रही है। मैं बाथरूम में हूँ यार। कहाँ है बाथरूम? तभी दरवाजा खुला। उसने देखा कि अंदर नम्रता अपने बदन पर सिर्फ तौलिया लपेटे खड़ी है। आंसर चाहिए तो तुम्हें भी अंदर आना होगा। उसकी बात सुनकर रितेश के चेहरे पर खुशी छलक आई और वो भी बाथरूम में घुस गया। तभी नम्रता ने शावर खोल दिया और रितेश को अपने गले लगा लिया। दोनों भीग रहे थे, उनके चेहरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तभी शावर से पानी की जगह खून आने लगा। ये क्या है? खून? यार इतना डर क्यों रहे हो? मेरे साथ शावर लेने का मौका मिला है तुम्हें। लेकिन शावर से खून आ रहा है, तुम्हें ये डरावना नहीं लगता? ये सुनकर उसने रितेश की आंखों में आंखें डाली। मुझे तो कुछ भी डरावना नहीं लगता। मेरा लव बाइट तुमको बहुत पसंद आएगा। ऐसा कहकर उसने रितेश की गर्दन पर एक बाइट दिया। वो रितेश से अलग हुई और उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी। उसके दांत भी पिशाचों जैसे हो गए थे, जिनसे रितेश का खून टपक रहा था। तुम्हारा खून बहुत टेस्टी है रितेश। उम्मीद है मेरे साथियों को भी पसंद आएगा। उसने फिर से रितेश की गर्दन पर दांत गड़ा दिए। बाथरूम में खून बढ़ता जा रहा था और उनकी कमर तक आ चुका था। रितेश पूरी तरह छटपटा रहा था और नम्रता उसका खून चूस रही थी। 3 बेहद खतरनाक दानव घर के अंदर आए। आ गए मेरे प्यारे साथी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और उसके अंदर का खून बाहर निकलकर कमरे में फैल गया। नम्रता ने रितेश को जमीन पर फेंका। उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। मेरे साथियों, मेरे पहले शिकार के साथ मजे करो। ये सुनते ही वो तीनों रितेश के शरीर पर टूट पड़े। नम्रता ने दरवाजा बंद किया और अब शावर से फिर से पानी निकलने लगा। उसके कानों में रितेश के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कुछ ही देर में नहाकर और कपड़े पहनकर वो बाहर निकले। जमीन पर रितेश का चिरा फटा जिस्म पड़ा था और वो तीनों दानव जा चुके थे। नम्रता बाहर निकलकर स्कूटी पर बैठी और आगे बढ़ गई। उसके सर पर कई कौवे कांव कांव करते हुए उसके साथ उड़ रहे थे।
इस कहानी से जुड़े सभी खौफनाक रहस्यों को जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट जरूर देखें। ये कहानी 1990 की है। महेंद्र ठाकुर का परिवार चंदन नगर में रहता था। इस परिवार में 3 लोग थे, महेंद्र ठाकुर, उनकी पत्नी सुधा ठाकुर और उनकी बेटी गौरी ठाकुर। ए जी, गौरी का हॉस्टल में जाकर पढ़ना जरूरी है का? हाँ, बहुत जरूरी है। वो पढ़ेगी तभी तो बड़ी अफसर बनेगी। मुझे अपनी बेटी को अफसर नहीं बनाना। मैं तो चाहती हूँ कि 2 साल में उसका ब्याह करके ससुराल भेज दूँ। ओहो ठाकुराइन जी, कभी तो बड़ा सोचिए। सोचिए, अगर आपकी बेटी अफसर बन गई तो समाज में हमारी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। आहा, और अगर इसे हॉस्टल भेजने के बाद कुछ हो गया तो वही समझ लीजिए कि हमारे मुंह पे कालिक पुतेगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। आप बस उसका सामान पैक कर दीजिए, हम उसे आज शाम ही हॉस्टल छोड़ आएंगे। ठीक है, वैसे आप किसी की सुनते कहाँ हैं? सुधा ठाकुर नहीं चाहती थी कि गौरी उनसे दूर जाए, पर गौरी को और पढ़ना था और महेंद्र ठाकुर को अपनी बेटी को अफसर बनाना ही था। इसलिए सुधा ठाकुर ने न चाहते हुए भी अपनी बेटी का सामान पैक कर दिया। शाम के लगभग 5 बजे थे। तीनों कार में बैठ गए। कार कुछ ही दूर पर पहुंची थी कि अचानक कार बंद पड़ गई। क्या हुआ पापा? लगता है कार का टायर पंचर हो गया है, मैं देखता हूँ। महेंद्र ठाकुर ने देखा तो कार के सारे टायर्स एक साथ पंक्चर हो गए थे। अरे बाप रे, सारे टायर पंचर हैं। सुधा, तुम दोनों गाड़ी के अंदर ही बैठो, मैं पंचर बनाने वाले को लेकर आता हूँ। जल्दी आना पापा। हाँ बेटा, अभी गया अभी आया। महेंद्र ठाकुर दोनों को अकेले छोड़कर चला गया। काफी समय बीत गया। अब सूरज ढलने लगा था। गौरी को डर लग रहा था। माँ, पापा अभी तक नहीं आए। बेटा आ जाएंगे, वो टायर वाला दूर होगा, उसे लाने में समय लगेगा ना। पर माँ, अब अंधेरा हो रहा है, एक तो यहाँ लाइट भी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू चिंता मत कर बेटा, मैं यहीं हूँ। सुधा ने गौरी को तसल्ली दी। सूरज ढल गया और आसपास अंधेरा हो गया। सुधा और गौरी अब भी कार में ही थीं। अचानक कार की खिड़की पे एक कुबड़ा तांत्रिक आ गया। यही है वो। माँ! गौरी ने डर के मारे अपनी माँ को गले लगा लिया। निकल यहाँ से। सुधा ने कार का कांच बंद कर लिया। बेटा घबरा मत, वो कोई पागल है। माँ! गौरी डर के मारे अपनी माँ से लिपटी हुई थी और कुबड़ा तांत्रिक गाड़ी के बाहर नाच रहा था। मिल गई, मुझे वो मिल गई। तुझे जिसकी तलाश थी मुझे वो मिल गई। कुबड़ा तांत्रिक गोल गोल घूमता रहा और अचानक वो गाड़ी के कांच के नजदीक आया। गौरी ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और तांत्रिक ने अपने पास की एक बोतल खोल दी। उस बोतल के अंदर से धुआं निकला जो कार के कांच के कोनों से अंदर गया। वो धुआं गौरी के भीतर चला गया और गौरी एकदम शांत हो गई। उसने अपनी माँ को छोड़ दिया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, ठीक है। तेरा काम हो गया, मैंने तुझे आजाद कर दिया तारिका, मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब तू जो चाहे वो कर सकती है। कुबड़ा तांत्रिक नाचते नाचते वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद महेंद्र ठाकुर पंक्चर वाले के साथ वहाँ पहुँचा। काफी देर हो गई आपको? हाँ, 4 किलोमीटर चलकर जाना पड़ा। पंक्चर वाले ने एक एक करके सारे टायर के पंक्चर बना दिए और वहाँ से चला गया। फिर महेंद्र ठाकुर कार के अंदर आकर बैठा। क्या हुआ, गौरी सो गई क्या? हाँ लगता है, कुछ देर से बोल नहीं रही। गौरी, बेटा गौरी, उठ जा, चल हमें तेरे हॉस्टल जाना है।
गौरी ने तुरंत अपनी आंखें खोली। मुझे हॉस्टल नहीं, घर जाना है। अरे ये क्या बात हुई? सुबह तक तो तू ही हॉस्टल जाने की जिद लगाई बैठी थी। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। पहली बार मेरी बेटी मेरे मन का बोल रही है। आप क्यों बहस कर रहे हैं? घर चलिए। ठीक है, कल देखते हैं, शायद गौरी का मन बदल जाए। महेंद्र ठाकुर ने गाड़ी घुमा ली और वो लोग वापस अपने घर लौट आए। घर लौटते ही गौरी कार से उतरकर अपने कमरे में चली गई। इसे क्या हुआ? पता नहीं। हाँ, पर आप जब आए थे तब वहाँ एक पागल आया था। वो पागल गौरी को घूर घूर के देख रहा था और बोल रहा था कि यही है वो, और उसने किसी का नाम लिया था। मैंने तुझे आजाद कर दिया, तारिका। क्या? तारिका? तांत्रिक का नाम सुनते ही महेंद्र ठाकुर के पसीने छूटने लगे। और क्या हुआ? बस यही। तब से गौरी शांत हो गई और वो पागल वहाँ से चला गया। ठीक है सुधा, कल सुबह हमें पहाड़ी वाले मंदिर जाना होगा। पर अचानक? हाँ, जरूरी काम है। उसी रात सुधा सो गई, पर महेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। क्या तारिका लौट आई? उसे किसने आजाद किया होगा? वो ये सब सोच ही रहा था कि गौरी उसके सामने खड़ी हो गई। गौरी महेंद्र ठाकुर को घूरे जा रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? बहुत प्यार करता है ना तू इससे? कौन हो तुम? मुझे भूल गया? मैं तारिका हूँ, तारिका। सुधा की नींद खुली और गौरी का ये रूप देखकर वो सहम गई। तारिका, मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस मासूम को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। गौरी ने सुधा के बाल पकड़कर खींचे। गौरी बेटा! गौरी नहीं, तारिका हूँ मैं, तारिका। गौरी ने सुधा को दीवार पर पटक दिया और सुधा के सिर से खून टपकने लगा। और फिर गौरी ने महेंद्र ठाकुर की गर्दन दबोच ली। उस दिन मैं भी सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दे। तूने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे जला दिया। वो इसलिए कि तूने भोले भाले नौजवानों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनकी जान ली है। और कर भी क्या सकती हूँ मैं? मोहिनी हूँ मैं, मोहिनी। मोहिनियाँ अपना शिकार ऐसे ही करती है। उस भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है, लेकिन तूने मुझे जला दिया। अब मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। गौरी ने महेंद्र ठाकुर की गर्दन छोड़ दी। वो नीचे गिरा। गौरी हंसती रही और पूरे घर में आग लगने लगी। कोई नहीं बचेगा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आग फैलती गई और फैलती गई। सुधा और महेंद्र ठाकुर आग में जलने लगे। और फिर गौरी के तन के कपड़े बदल गए। उसने लाल साड़ी पहन ली, पैरों में पायल, हाथों में कंगन, और गौरी चल पड़ी सुनसान रास्ते पर। तांत्रिक को गौरी का शरीर मिल गया और वो एक बार फिर उसी रूप में आ गई। उसकी सुंदर काया देखकर मर्द उसकी ओर आकर्षित होते ही रहते थे और वो उन सब का खून पीती थी।